हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर ख्वाजा है। और लास्ट टाइम हमने HTML4 और HTML बेसिक्स जो हिस्ट्री थी HTML के बारे में पढ़ा था। और अब मैंने बोला था इसके बाद हम HTML5 के ऊपर जाएंगे जो एडवांस HTML है। HTML5 का सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा HTML का हमारे पास होता है, 4 का होता है, दूसरे HTML का होता है। बस में कुछ एडवांस फीचर्स आ जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे कि कैनवास जो होता है जिसके अंदर हम डायग्राम्स बना रहे होते हैं, जैसे रेक्टेंगल बना रहे होते हैं या दूसरी चीज़ें ग्राफिकल चीज़ें होती है वो। उसके अलावा वीडियो एलिमेंट्स, ऑडियो एलिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे जो हम डिव टैग्स बना रहे थे जो कि HTML4 में होते थे, डिव टैग्स जो मैंने बताया था आपको। और इसके अंदर हम डिव टैग की जगह पे हम जैसे फुटर, हेडर, नेव और नेविगेशन या सेक्शंस, आर्टिकल, इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ नई चीज़ें जैसे कि कैलेंडर, डेट, टाइम, ईमेल, URL, सर्च, ये चीज़ आ जाती है। तो HTML5 जो है वो अभी इसको रिलीज़ हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसके इसके जो फ़ीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें वो ज़्यादातर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। तो ये कम ब्राउज़र सपोर्ट करती है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, जो अभी ब्राउज़र जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उसमें ये बहुत सारे फ़ीचर्स हमें मिलते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होते हैं वो, जो उसमें बहुत सारे फ़ीचर्स जो होते हैं कैनवास और ये वो लैग करते हैं। सही है। तो तो इसमें यही लिखा हुआ है कि HTML सपोर्ट ऑल द फॉर्म कंट्रोल HTML4 बट इंक्लूड न्यू इनपुट कंट्रोल। इसमें नए कंट्रोल आ गए, जैसे स्लाइडर्स आ गए, डेट और टाइम, डेट पिकर। सही है। तो ये न्यू कंट्रोल्स है। इसके अलावा जो सिंटैक्स है बिल्कुल यही है कि डॉक टाइप HTML लिखते हैं हम, और HTML फिर बॉडी लिखते हैं, और पहले हेड आता है फिर इसके अंदर बॉडी मैंने बना दी कि हेड यहाँ पे मैंने टैग बनाया नहीं है, और फिर फॉर्म जैसे हमने पहले फॉर्म बनाना पड़ा था। तो डॉक टाइप HTML लिखते थे, और इसके बाद हम जो लिखते थे पब्लिक WC3 DTD HTML4.0.1 और ये सारी चीज़ें लिखते थे। अब इसके अंदर जो HTML5 है इस पर खाली हम डॉक टाइप HTML लिख के टैग बंद कर देते हैं। तो हम इससे HTML5 को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम एंड मोबाइल ब्राउज़र ऑलरेडी सपोर्ट कैनवास वीडियो हैं, पर जो HTML5 के फीचर्स है वो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो थोड़ा लैग करता है फीचर्स के अंदर, और बहुत सारे ब्राउज़र हैं। अच्छा, माइक्रो डेटा क्या होता है? माइक्रो डेटा हमारे पास स्कीमा, जब हम स्कीमा बना रहे होते हैं यानी अपने डेटाबेस पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो माइक्रो डेटा हमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अब कैसे करता है और HTML5 में माइक्रो डेटा इस्तेमाल क्यों करते हैं? अच्छा, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे आइटम स्कोप और आइटम प्रोब। आइटम स्कोप हमारे पास आइटम के जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, जो आइटम के आइटम्स, जो टू क्रिएट आइटम्स। आइटम स्कोप एट्रीब्यूट, जो आइटम स्कोप का जो नाम है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आइटम की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जैसे हम ID इस्तेमाल करते थे और नेम इस्तेमाल करते थे, उसके लिए हम आइटम प्रॉप यानी आइटम प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं माइक्रो डेटा इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने एक सेक्शन बनाया है जो कि HTML4 में सेक्शन का वर्ड नहीं होता था, पर HTML5 में है। तो ये आगे देखेंगे सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, हेडर क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, स्लाइड में पढ़ते जाएंगे। तो सेक्शन में हमने लिखा है कि हेलो, माय नेम इज़ SK एंड आई एम अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, माय फ्रेंड कॉल मी, यो माय वेबसाइट लिंक और जितनी भी चीज़ें, आई लिव इन द स्ट्रीट। अच्छा, अब मुझे है ना ये चीज़ रिट्राइव करवानी है अपने डेटाबेस के, जो डेटाबेस हमारे पास होता था, जो SQL का डेटाबेस है, उसके अंदर मुझे कॉलम्स में डालना है कि नेम के कॉलम में SK आ जाए, कहाँ पे काम करता हूँ उस वर्क वेयर तो साइबर कॉर्पोरेशन आ जाए, और मेरा जो URL लिंक है उसमें वहाँ पे URL में आ जाए, कहाँ पे मैं रहता हूँ, स्ट्रीट क्या है मेरी, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा अपार्टमेंट है, तो वो उसमें आ जाए। तो अब यहाँ से वो फैच करना इन्फॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल है, तो माइक्रो डेटा से ये काम आसान हो गया। जैसे हम इसके बाद हम ये पिक्चर में देख रहे थे सेक्शन लिखा हुआ है, इसके हम आइटम स्कोप और आइटम टाइप, ये स्कीमा, मतलब आप स्कीमा में आप देख सकते हैं कि हमें स्कीमा माइक्रो डेटा का कैसा होता है। यहाँ भी लिखा है हेलो माय नेम इज़ और स्पैन। सही है, जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। सही है, इनलाइन का है, उसके अंदर आइटम प्रॉप नेम लिख दिया। सही है। अब ये नेम लिख के क्या होगा कि जब भी मेरे को अपने डेटाबेस से लाना है या डेटाबेस में डालना है, तो मैं नेम, जब भी नेम देखूंगा तो वो SK की वैल्यू हमेशा वो नेम के उसमें जाएगी, कॉलम के अंदर। और मेरा जॉब टाइटल जो होगा, जैसे दूसरे में मैं IM, सही है, फिर जॉब टाइटल तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो वो उसमें चला गया। फिर मेरी एफिलेशन क्या है, सही है, वो साइबर कॉर्पोरेशन, वो उस एफिलेशन के कॉलम में चली जाएगी। इसके अलावा अगर थोड़ा नीचे जाए तो वेब पेज के लिए भी हमारे पास दिया हुआ है कि आइटम प्रॉप URL। तो जितने भी URL होंगे मेरे, वो जैसे google.com, वो मेरे URL के ब्लॉक के डेटाबेस के अंदर आराम से चले जाएंगे।
और इसके बाद जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, उसका मैंने आइटम प्रॉप बनाया है, मतलब, और इसको सब डिवाइड किया कि आई लिव एट, स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट लोकेलिटी और रीजन, सही है। ये 3 चीज़ों को भी और मज़ीद डिवाइड किया है कि कौन कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इससे अब अगर मुझे एक वैल्यू चेंज करनी है, दूसरी वैल्यू, अगर मुझे समीर SK, जो समीर ख्वाजा, उसकी जगह पे कुछ दूसरा नाम डालना है, तो वो अगर सर्च करना है कि इसका डेटा उठाओ और इसके डेटा में देखो, तो स्कीमा ये बहुत काम आता है हमारे, अगर हम ये काम करते हैं तो माइक्रो डेटा अनेबल करते हैं। अच्छा, इसके बाद इससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो डॉम, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं, यानी जो हमारी हिरार्की बन रही होती है कि HTML, फिर इसके अंदर हम पहले डॉक टाइप, फिर इसके बाद HTML, और फिर इसके बाद हेड टैग आ रहा है, फिर इसके अंदर हमारे पास जो टाइटल आ रहा है, सही है, हेड के टैग के अंदर टाइटल आ रहा है, फिर इसको हायरार्की थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर बॉडी आएगी, वही जो हेड के टैग के नीचे आएगी, फिर बॉडी में जितने एलिमेंट आते हैं। तो अगर डॉम मॉडल जो होता है ना, उससे हम आराम से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से हमारे पास हम काम करने वाले हैं और कौन कौन से फीचर्स हमारे पास सपोर्ट कर रही हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक मॉडर्नाइज़र की स्क्रिप्ट होती है। ये जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, मतलब MIT लाइसेंस की एक MIT लाइसेंस दिया हुआ जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से फीचर्स जो हमारे पास हम डालना चाह रहे हैं HTML5 में, क्या वो हमारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने ये स्क्रिप्ट में डाल रहे हैं, तो ये हम हेड की फ़ाइल के अंदर डालते हैं, स्क्रिप्ट लिख के सोर्स इज़ इक्वल टू मॉडर्न, हमने डाउनलोड की है फाइल, सही है। तो ये हमारे पास CDN नहीं है, सही है, CDN फाइल नहीं डाल रहे, हम इसको डाउनलोड करके फिर इसकी लिंक हम डाल रहे हैं। तो modernizer.min.js, सही है, ये लाइब्रेरी है। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये रन जो होता है ना, रन करने के बाद जैसे हम रन करेंगे तो लाइब्रेरी देखेगी कि कौन कौन से ब्राउज़र हमारे पास अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स में देगी। अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो ट्रू दे देगी, और अगर अदरवाइज जो अगर प्रॉपर्टी है कन्वर्स की या कुछ भी ऑडियो वीडियो अगर हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देती है। तो मॉडर्नाइजर डॉट कन्वास अगर ड्रॉ शेप है, वरना वो नॉट सपोर्टेड है। तो अगर मोर आपको मज़ीद जानना है इसके डिटेक्शन के बारे में, मॉडर्नाइज़र के बारे में, तो नीचे लिंक है, ये आप देख सकते हो कि डाइव इनटू HTML5.org detect.html, सही है। अब HTML कमेंट्स, जो मैं अपनी पुरानी वीडियो थी HTML4 की जो लास्ट में बनाई थी, उसमें मैंने HTML कमेंट्स के बारे में नहीं बताया था। HTML कमेंट्स क्या होते हैं, डेड लाइन को हम बोल सकते हैं कमेंट, सही है। जैसे मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल, दूसरे में लिखा हुआ है वही पैराग्राफ में पाइथन ट्यूटोरियल, और थर्ड पैराग्राफ में लिखा है PHP ट्यूटोरियल। तो हमारे पास जो विजिबल जो हो रहे हैं ना रन टाइम पे, वो HTML ट्यूटोरियल और PHP ट्यूटोरियल हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, पर पाइथन नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। तो कमेंट देना बहुत आसान है, हम लेस देन की साइन डालते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क डालते हैं, डबल डैश डालने के बाद इसको एंड करते हैं हम डबल डैश और ग्रेटर देन की साइन से, तो ये हमारे पास कमेंट हो जाता है। ये अगर आप इसको मल्टीलाइन कर सकते हो, ये इसको उठा के जो लास्ट डबल डैश है इसको नीचे ले जाओगे, तो जहाँ तक हमने ओपनिंग और क्लोजिंग है उतनी वो चीज़ हमारी कमेंट डेड लाइन हो जाएगी, वो और हमारे आउटपुट वो नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अब शुरू करते हैं हमारे पास वीडियोस के टॉपिक, ऑडियोज़ और डिफरेंट जो HTML5 सपोर्ट कर रहा है। तो वीडियो हमारे पास जैसे कि पहले 2000 में बता देता हूँ, या इससे पहले या इसके दरमियान में फ्लैश प्लेयर जो होता था वो बहुत इस्तेमाल होता था, और हम समझते थे फ्लैश प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। पर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, हो सकता है आप जब देख रहे हो तो फ्लैश बंद हो गया हो। फ्लैश प्लेयर होता था, बहुत सारों ने नाम भी नहीं सुना, तो उसके ज़रिए हम क्या करते थे, हम अपने ब्राउज़र में वीडियो चलाते थे, और जिसके पास फ्लैश प्लेयर नहीं होता था उसके ब्राउज़र में वीडियो सपोर्ट नहीं होती थी, और बहुत सारी ग्राफिकल गेम्स जो होती थी वो फ्लैश से बनती थी। तो अब HTML5 से हमारे पास फ्लैश प्लेयर हट गया है, जो प्लगइन होता था फ्लैश प्लेयर का, और वो अब सपोर्ट नहीं करता है हमारे ब्राउज़र पे। करंटली जो हमें 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के, MP4, OGG और WebM। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, कुछ जो एडवांस ब्राउज़र है जो हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र्स, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स। तो MP4 जो है हम देख सकते हैं कि वो सारे ब्राउज़र में तकरीबन सपोर्ट होता है, सही है। पर जो WebM है वो क्रोम में सपोर्ट हो रहा है, और OGG भी क्रोम में सपोर्ट हो रहा है। इसी तरीके फायरफॉक्स भी तीनों को सपोर्ट करता है, पर बाकी जो ब्राउज़र है वो हमारे पास सपोर्ट नहीं कर रहा। ओपेरा भी हम तीनों सपोर्ट करते हैं। तो ये कंपैरिजन टेबल है वीडियोस का, कि वीडियो कौन कौन से MP4, WebM और OGG सपोर्ट होती हैं। इसके बाद वीडियो हम कैसे बनाते हैं, तो टैग के अंदर वीडियो लिखते हैं, फिर सोर्स
वीडियो की सोर्स मैंने बताया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो होती है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था इसका डिफरेंस। ये हमारे पास इसमें पड़ी हुई है, हमारे फाइल के अंदर ही पड़ी हुई है, और इसका हमने नाम दे दिया movie.ogg, जो हमारे पास असली में नाम है हमारी वीडियो का। और इसकी विड्थ, जो वीडियो की विड्थ होनी चाहिए, जो स्क्रीन में जो नज़र आनी चाहिए जितनी विड्थ है, 320/240, सही है। तो हाइट और विड्थ हमने बता दी। कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल मैं बताता हूँ आगे क्या होता है, इसका मतलब क्या है। और फिर इसके बाद योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो लिंक, अगर वीडियो नहीं नज़र आ रही तो हमारे पास ये टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। अब फॉर सपोज हमारे पास 3 तरह की वीडियो है, मतलब वही वीडियो movie.ogg, movie.mp4 और movie.webm। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वीडियो बना दी है टैग में, जिसकी विड्थ 320/240 रखी, हाइट कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल, और पहला सोर्स पे जाएंगे, पहले सोर्स में देखेंगे कि movie.ogg हमारे पास चल रहा है, सही है। टाइप में लिखा है वीडियो/ogg। अगर ये सपोर्ट कर रहा है हमारा ब्राउज़र तो वेल एंड गुड, ये चलना शुरू हो जाएगी वीडियो। अगर नहीं सपोर्ट करता तो दूसरा लिंक पे जाएंगे MP4 पे। अगर ये सपोर्ट करता है तो वेल गुड, चलना शुरू हो जाएगी वीडियो, वरना वो थर्ड लिंक पे चला जाएगा और थर्ड को देखेगा। अगर वो भी सपोर्ट नहीं करती तो फिर योर वीडियो ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो, हमारे पास ये टैग में आ जाएगा। अब मैंने इसे बताया था कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इसमें बहुत सारे हम ला सकते हैं, जैसे ऑटो प्ले, कंट्रोल, लूप, म्यूटेड, सही है। तो ऑटो प्ले से क्या होगा कि जैसे हम ब्राउज़र पे आएंगे, अपना वेब पेज खोलेंगे, तो जो वीडियो होगी वो चलना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कंट्रोल में क्या होता है कि हमें कंट्रोल मिल जाएंगे वीडियो पे, कि हम वीडियो पॉज कर सकें, प्ले कर सकें, और ये सारी चीज़ें हमें शो होना शुरू हो जाएगी। लूप से वो वीडियो जैसे ख़त्म होगी तो वापसी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा म्यूटेड से हमारी ऑडियो म्यूट हो जाएगी। और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। जो प्री लोड हमारे पास पहले से ही कुछ जो डेटा होता है वीडियो का, जैसे हम वीडियो की जो लेंथ पर अगर जाते हैं तो नीचे से छोटे छोटे उसके वीडियो के पार्ट्स नज़र आ जाते हैं, तो पहले से ही लोड कर दे वीडियो को। तो ये कंट्रोल इज इक्वल टू हम इसमें देख सकते हैं। ऑडियो में भी यही चीज़ होती है कि ऑडियो का कंपैरिजन देखें तो ऑडियो को भी MP3 वेब और OGG के फॉर्मेट होते हैं 3। और ये जो ब्राउज़र के कंपैरिजन है कि कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो MP3 है वो सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसका भी कीवर्ड ऐसे होता है ऑडियो सोर्स, जो ऑडियो का सोर्स है sound.ogg, और कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कंट्रोल का मतलब क्या था पहले बता चुका हूँ। और अगर कुछ भी नहीं हो तो योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, हमारे पास इसमें भी ऐसा होता है कि अपने हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट की ऑडियो है। तो पहला अगर ऑडियो कंट्रोल लिख दिया हमने, ये इसको ऑटो प्ले भी कर सकते हैं हम। आप सोर्स के अंदर हमारे पास song.ogg अगर नहीं सपोर्ट कर रहा बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं चल रहा इस ब्राउज़र के अंदर, तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे song.mp3 पे। और फिर अगर ये भी नहीं सपोर्ट हो रहा तो योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट आ जाएगा। ये इसके वही कंट्रोल के अंदर जो ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड, कैनवास। अच्छा, कैनवास भी एक तरीके से एडवांस फीचर है HTML5 का, जो 4 में नहीं मिलता। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत सारे सर्कल, बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। हम कैनवास लिखते हैं, आईडी, कैनवास की आईडी क्या है, विड्थ 200 और हाइट 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैनवास ड्रॉ तो हो गया है, पर अब इसके अंदर हमें कलर डालना है और ये डालना है, तो हम ये डालते हैं। कैनवास को ज़्यादातर हम जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी हम एक थोड़ी सी झलक, एक थोड़ा सा नज़र करेंगे, पर जावास्क्रिप्ट ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। तो पहले बिना जावास्क्रिप्ट के कैनवास देखते हैं, जो है कि आपके आउटपुट में आपको रेड बॉक्स दिख रहा है जिसका ब्लैक बॉर्डर है। तो हमने क्या किया, कैनवास बनाया जिसकी आईडी माइकनवास है। इसकी विड्थ 400/350 है, और बॉर्डर स्टाइल सही है। ये CSS के एलिमेंट्स है। स्टाइल जो कि हम अभी फ़िलहाल हम इनलाइन ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू बॉर्डर, सही है। बॉर्डर 5 पिक्सल, बॉर्डर की क्या कितना मोटापा होना चाहिए, 5 पिक्सल, सॉलिड, जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे CSS में सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है, और फिर इसका कलर क्या है। तो हमारे पास जो कलर है वो बैकग्राउंड, और जो बॉर्डर कलर है वो ब्लैक है, और बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया है, सही है। अगर कैनवास नहीं सपोर्ट करता तो ये नीचे मैसेज दे देगा। तो ये कैनवास हो गया। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में अगर देखें तो हम यही कैनवास बना रहे हैं। इसके अंदर हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे दिया, और इसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे दी है D3 ये समथिंग। हमारे पास रेड की तरह ही, सॉरी रेड नहीं, थोड़ी सी लाइटेस्ट जो हमारे पास बैकग्राउंड आ रहा है ना उस पर, उसकी तरह है। हमने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखी है कैनवास के बिल्कुल नीचे इसी बॉडी के अंदर। उसमें क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना दिया है document.getElementById। ये एक प्रॉपर्टी है जो HTML
की आईडी के हिसाब से फाइंड करेंगे तो आईडी माई कैनवास है, तो सी के अंदर कैनवास की प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल करेंगे। कैसे हमने किया सी टी एक्स इजिकल टू सी डॉट गेट कॉन्टेंट 2D से 2D में कॉन्टेंट हमने इसका लिया और हमने शेडो को कंटेंट हमने ले लिया, सी टी एक्स को हमने शेडो ब्लर कर दिया जिसकी प्रॉपर्टी है 20 और इसके अंदर रेड कलर हमने फिल कर दिया। सही है, और इसका शेडो जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश दे दिया हमने, ब्लू शेडो। और हमने जो सी टी एक्स फिल कलर है वो हमने जो कलर होता है रेक्टेंगल का 20, 20, 100, 80, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज चलता है। ये चीज़ें हो सकता है नहीं समझ में आ रही है कि जावा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, इसको हम आगे फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे CSS के बाद। अच्छा, ये कुछ एडवांस इनपुट्स है जैसे ईमेल, URL, नंबर, रेंज, डेट पिकर, सर्च, कलर। और अगर हम देखें तो ये कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, इसका कंपैरिजन टेबल भी हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादातर ओपेरा जो है ब्राउज़र वो सारे फीचर सपोर्ट कर रहा है। अगर ईमेल का देखें तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इनपुट टाइप ईमेल लिखते और नेम यूज़र नेम ईमेल लिखते, तो अब वो हमारे पास चेक करेगा कि वैलिड ईमेल है कि हमने आगे फिर @ आ रहा है हमारे पास, फिर .com आ रहा है और बीच में कोई टेक्स्ट आ रहा है तो वो मैच चेक करता है। अच्छा, अब URL का अगर हम देखें तो वही चीज़ है कि टाइप हमने खाली URL कर दिया, अब URL चेक करेगा कि वो एग्जैक्ट URL हमारे पास आ रहा है कि .com एंड में आ रहा है और www.url.com HTTP और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा, अब नंबर्स, अब टाइप में अगर हम नंबर लिख दें, हाँ देखो इनपुट ये चीज़ें सेम रह रही है, खाली टाइप हम बदलते तो आगे से भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। अब जैसे हमने टाइप में नंबर लिखा है तो अब यहाँ पे नंबर्स इनपुट होंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है पॉइंट्स लिखा हुआ है और फिर इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे नंबर 2, 3, 4 और ये मिनिमम 1 रहेगा नंबर और मैक्स 10 रहेगा। सही है, मैक्स 10 तक जाएगा। तो ये हमने देख लिया था मिनिमम और मैक्स स्टेप्स है हमारे पास, इंटरवल्स है और वैल्यूज़ है हमारे पास जो करंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 5 करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 नज़र आ रहा होता है। रेंजेस, इसमें रेंज का भी होता है टाइप रेंज, जिसमें हम नेम पॉइंट दिया और मिनिमम 1 और मैक्स 10, तो हमारे पास ये पॉइंट रेंज नज़र आ रहा है कि हम इसको ड्रैग एंड आगे पीछे लेके जा सकते हैं रेंज को। तो स्लाइड बार एक समझ लो, रेंज स्लाइड बार है। डेट पिकर, ये डेट है, मंथ है, वीक है, टाइम है और ये चीज़ें भी होती है। इसके अलावा इनपुट में कलर पिकर भी होता है कि हमने टाइप में कलर लिखा है और जैसे ही हम अब ये बटन टाइप है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक तरीके से कलर बॉक्स खुल जाता है, मतलब इधर ही, और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हम जा सकते हैं कि रेड की तरफ चले जाओ, ब्लू की तरफ चले जाओ, तो कलर पिक हो रहा है। अच्छा, फॉर्म्स देख लेते हैं कि हम HTML में फॉर्म्स एलिमेंट कौन कौन से। अब फॉर्म्स के अंदर हम एट्रीब्यूट जो बना रहे होते हैं उसमें हम ऑटो कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ऑटो फोकस जैसे मैंने बताया था, प्लेस होल्डर जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। प्लेस होल्डर क्या करता है कि उस जगह पे अपना कहीं, जैसे अगर टेक्स्ट फील्ड है तो हमने यहाँ पे अगर नेम आईडी लिख ली और फिर इसके बाद वैल्यू हमने नहीं देना चाह रहे, प्लेस होल्डर हम दे दें वैल्यू की जगह पे कि इंटर योर नेम, तो वहाँ पे हमारे पास इंटर योर नेम शो होगा और जैसे ही हमारे पास यूज़र क्लिक करेगा तो इंटर योर नेम गायब हो जाएगा, उसके प्लेस होल्डर पे शो हो रहा है। मिनिमम मैक्स हमने देख लिया, सही है। ऑटो फोकस से अब फोकस होता है हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड से, अगर वो फील्ड अगर यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं किया तो वो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, तो वो रिक्वायर्ड होता है। तो HTML5 का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। स्टार्ट में हेडर होता है बिल्कुल ऊपर, नेविगेशन हमारे पास हेडर में ही आता है, हम नेविगेशन बना देते हैं हेडर के अंदर, तो हम साइड पे भी बना सकते हैं। बीच में हमारे पास सेक्शन आता है जिसमें हम डिफरेंट सेक्शन का नाम सेक्शन के अंदर हम जैसे कि कुछ हम काम करना चाहते हैं कि हमने ब्लॉग लिखना है तो वो सेक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि हेडिंग क्या है ब्लॉग की, फिर इसके अंदर क्या क्या टाइप है और फिर सेक्शन को अमेंड करते हैं। और सेक्शन के साइड में हमारे पास साइड मेन्यू होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट एक तरीके से समझो अपडेट्स दे रहा है, तो असाइड हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एंड में हमारे पास फुटर आता है। तो ये HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट है। पहले हमारे पास क्या होता था, HTML4 के अंदर XHTML या जिसमें कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पे हम div id हेडर यूज़ करते थे, सही है। और फिर इसको हम अपने CSS में हेडिंग के ज़रिए इस्तेमाल करते थे, CSS हेडर, फिर उसमें कलर्स और स्टाइल लगाते थे। अब यहाँ पे हम खाली हेडर कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते, टैग यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ये मेन्यू इस्तेमाल करते थे, सही है। ये क्लिक हो गया कहाँ पे, पहले हम मेन्यू इस्तेमाल करते थे, मतलब वो हम ऊपर जो बनाते थे मेन्यू
आगे देख लेंगे, मेन्यू आ रहा होगा हमारे पास। अब हम नेव का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सही है। जो हमारे पास ऊपर फॉर्म वेब पेज खोलते तो टॉप पे आ रहा होता था ना कि अबाउट अस, होम पेज, अब कॉन्टैक्ट अस, सही है। तो वो हमारे पास नेविगेशन या मेन्यू हम बोलते हैं। कंटेंट हमारा सेक्शन से चेंज हो गया, ये रिप्लेस हो गया समझो इससे। आर्टिकल्स और फुटर हमारे पास वही फुटर से चेंज हो गया, तो हम ये डिव टैग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल, तो ये हमारे पास आर्टिकल की एग्जाम्पल, आर्टिकल का कीवर्ड लिखते और H1 हम लिख लिए पैराग्राफ, और इसमें जो जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेविगेशन हम देख लें कि मैंने बताया नेविगेशन में नेव टैग इस्तेमाल करते हैं, नेव, और फिर हम इसके अंदर जो लिंक्स दे दिए मैंने, तो ये हमारे पास ऐसे हमारे पास नेविगेशन बन रहा होता है। तो ये आप HTML पर क्लिक करेंगे, CSS पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चले जाएंगे। फिगर और फिगर कैप्शन, ये अगर फिगर के नीचे अगर हमें फिगर लिखा है, फिर इसके बाद हमने इमेज लगा दी, सही है, इमेज सोर्स, और अगर इमेज नहीं मिले तो द पर्पल रॉक आ जाए, इमेज की बॉर्डर दे दी। फिगर कैप्शन से क्या होगा कि नीचे हमारे पास लिखा आ जाता है कि फिगर 1 द पल्पिट रॉक नॉर्वे, सही है। तो ये कैप्शन हमारे पास नीचे आ जाता है, जो फिगर कैप्शन, और फिगर यहाँ पे फिगर ख़त्म हो रहा है, तो इससे हम ये टैग बनाते हैं। इसके बाद ये कुछ और सिमेंटिक एलिमेंट है, जैसे आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क्स, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम, सही है। अब लास्ट टॉपिक जियो लोकेशन होता है, मतलब अगर हमें HTML5 में मैंने जैसे बताया जियो लोकेशन भी यूज़ होता है कि हमें अपनी पोजीशन मालूम करनी है, गेट करंट पोजीशन या वॉच पोजीशन, क्लियर वॉच, तो ये हम जियो लोकेशन में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मालूम करना वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा कोड है, ये भी जावास्क्रिप्ट है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको एक तरीके से बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट है इफ़ नेविगेशन डॉट जियो लोकेशन, सही है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट, अगर सपोर्ट हो रहा है सपोज, तो गेट पोजीशन हम लेंगे, उसमें हमने फंक्शन कॉल कर रहे हैं पोजीशन, जो फंक्शन हमें पोजीशन गेट करके देगा, और फिर हम वो बता देंगे पोजीशन इन्फो के अंदर योर करंट पोजीशन, ये स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। लैटिट्यूड क्या है, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स यानी कोऑर्डिनेट डॉट लैटिट्यूड, और पोजीशन डॉट कॉर्ड्स लॉन्गिट्यूड, सही है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स स्ट्रिंग में आ गई है, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, इससे क्या होगा कि हम अपने जो वेब पेज है उसके अंदर हम राइट लाइन करवा देंगे, यानी जैसे हम पैराग्राफ लिखते थे ना पी टैग के अंदर, उसी तरीके यहाँ पे राइट लाइन में पोजीशन इन्फो या ये लिख देगा कि योर करंट पोजीशन इज़ लैटिट्यूड, जो कि आपके पास है, और लॉन्गिट्यूड, सही है। अगर नेविगेशन डॉट जियो लोकेशन नहीं हमारे पास सपोर्ट हो रहा तो फिर अलर्ट दे देगा कि ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जियो लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारा HTML5 ख़त्म होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने फील्ड सेट नहीं पढ़ाया आपको। फील्ड सेट क्या होता है, ये जो फील्ड हमारे पास बन रही है, सही है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखा है और फिर एक फील्ड बन रही है, तो ये आप अपनी सेल्फ स्टडी जाके करें फील्ड सेट क्या होता है, बहुत आसान है। और ये एक फॉर्म बनाया है मैंने, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल HTML प्योर HTML में बनाया है, इसमें कुछ भी CSS नहीं है। नेम है, प्लेस होल्डर इसका दिया हुआ है, एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, IQ है, और जेंडर हमारे पास है, फिर इसका डेट है, चेक डेट आल अप्लाई, सही है, चेक्स है, और फिर यहीं से चेक से कंटिन्यू, चेक डेट आल अप्लाई डबल है, सही है। तो मैंने बताने के लिए कि इसके बाद ये स्टार्ट है, इसलिए मैंने ये लिखा है, तो ये डबल नहीं लिख देना आप। और फिर इसके बाद पॉलिटिकल, परसुएशन और एजुकेशनल लेवल कंप्लीटेड, ये सिलेक्शन बॉक्स है। फिर ये और हमारे पास वो आ गया, फील्ड सेट आ गया, जिसके अंदर हमने 50 वर्ड्स आपको अपने बारे में बताओ, और जिसके अंदर टेक्स्ट एरिया हमने इस्तेमाल करना था, और फिर बटन इस्तेमाल किया, फिर सेंड हम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपका असाइनमेंट हो गया, जो कि आप करो, और फिर इसके बाद मुझे बताओ कि आपने कितना HTML5 सीख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास HTML5 और HTML4 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।